हेलो एवरीवन, वेलकम टू हंसवाहिनी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज से हम बिहार टेक्स्ट बुक का हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। आज क्लास 6 से हिस्ट्री की शुरुआत करेंगे और आज फर्स्ट चैप्टर है हमारा अतीत। तो आइए देखते हैं कि हमें इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए। इतिहास हमें अतीत की जानकारी देता है। अतीत को जानना इसीलिए ज़रूरी है कि अतीत को जानकर ही हम वर्तमान को समझ सकते हैं और भविष्य के निर्माण के लिए सोच सकते हैं। इतिहास मानव समाज की सामूहिक स्मृति है। यदि कोई समाज अपने इतिहास को नहीं जानता तो उसकी हालत वैसी ही है जैसे किसी ऐसे व्यक्ति की जिसकी याददाश्त गुम हो चुकी है। ठीक है, इसलिए हमें इतिहास पढ़ना जरूरी है कि हम अपने अतीत के बारे में जानें कि हम क्या हैं, कैसे आए, मानव की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, इस सब को जानने के लिए हमें इतिहास पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं। इतिहास का संबंध अतीत के उस काल से है जिसके बारे में हमें लिखित साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, जो लिखित साक्ष्य मिलते हैं उससे हम अतीत की जानकारी प्राप्त करते हैं कि इतिहास में क्या क्या हुआ होगा। जैसे अशोक के जो स्तंभ है उससे हमें पता चलता है कि अशोक ने क्या क्या कार्य किए थे। ठीक है, इसके अलावा अतीत का एक काल वह भी है जिसके बारे में हमें लिखित जानकारी पुस्तकों या रचनाओं में नहीं मिलती, बल्कि ज़मीन के नीचे दबे अवशेष, वस्तुओं, सिक्के और अभिलेखों से मिलती है। यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम पढ़ते हैं उसमें उसकी लिपि तो हम नहीं पढ़ पा रहे हैं अभी तक। तो उसके जो भी सिक्के हैं, उसके जो अवशेष मिले हैं वस्तुओं को, तो हम पता करते हैं कि उसको देखकर अनुमान लगाते हैं कि उस समय भी जैसे हमें चूड़ी मिले हैं, मनके मिले हैं, तो हम अनुमान लगाते हैं कि पहले के लोग भी ये सब का उपयोग, जेवर का उपयोग करते थे। मोहर मिले हैं तो हम लोग ये भी अनुमान लगाते हैं कि वो भी व्यापार करते रहे होंगे। ठीक है, तो अभिलेखों से और पुराने अवशेषों से हम इतिहास के बारे में पता करते हैं। यह काल पूर्व ऐतिहासिक काल कहलाता है। ठीक है, जिसमें जो हमें पुस्तक या रचनाओं में नहीं मिलती और ज़मीन के नीचे अवशेष, वस्तु और सिक्कों अभिलेखों से मिलती है। पूर्व ऐतिहासिक काल कहलाता है। ठीक है, यह पूर्व ऐतिहासिक काल कहलाता है। ठीक है, बहुत से ऐसे समाज भी हैं, विशेषकर कबायली और जनजाति, उनका इतिहास कभी लिखा नहीं गया है। जो भी जनजाति हैं वो तो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो वो इतिहास तो नहीं लिखते हैं, लेकिन उनके बीच जो कहानियाँ, किस्सा, रीति रिवाज प्रचलित है, इसी से हम उनका इतिहास जानते हैं, जो अभी भी हमारे समाज में निवास करते हैं, हमारे साथ रहते हैं। और उन्हीं के माध्यम से हमें समाज का इतिहास जानते हैं। अतः इतिहास को जानने के लिए विभिन्न प्रकार के साधन और स्रोत हैं। ये सब इतिहास जानने के साधन और स्रोत हैं। ठीक है, आरंभिक सभ्यता का विकास, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। उसके बाद जब भी हम आगे पढ़ते जाएंगे तो हमें विस्तार से पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे आरंभिक सभ्यता का विकास के बारे में बताया गया कि आरंभिक सभ्यता नदी घाटी के किनारे आरंभ हुआ। तो उसका क्या वजह था कि नदी घाटी के किनारे आरंभिक सभ्यता क्यों विकसित हुई। आरंभिक सभ्यता का विकास नदी घाटी के किनारे आरंभ हुआ क्योंकि नदी घाटी के किनारे ही उपजाऊ भूमि का बाहुल्य था। मतलब नदी घाटी के किनारे ही जो भूमि थी वो उपजाऊ भूमि थी या सिंचाई करने में मदद मिलती थी, इसलिए नदी घाटी के किनारे ही सभ्यता का विकास हुआ। यहाँ खेती का काम आसान था, नदियों के रास्ते व्यापार की भी सुविधा थी। ऐसी ही अनेक परिस्थितियाँ सभ्यता के विकास में सहायक होती हैं। पर्यावरण हमारे रहन सहन, खान पान, वेशभूषा को भी प्रभावित करती हैं। यानी जैसे 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 पर्यावरण होंगे वैसे हमारा रहन सहन हो जाएगा, खान पान, वेशभूषा वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम समझ सकते हैं। जैसे जो मैदानी इलाके के लोग होते हैं वो कैसे साधारण सूती के से कपड़े पहनते हैं, और जो ठंडे प्रदेश के लोग होते हैं वो मोटे मोटे कपड़े पहनते हैं, उनका रहन सहन वैसा होता है। ठीक है, वो लोग गर्म खाना खाते हैं, गर्म पानी पीते हैं, और मैदानी इलाका के लोग ठंडा पानी पीते हैं और चावल वगैरह खाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे मुस्लिम जो कम्युनिटी है वो
अरब के थे, वहाँ पे बालू थे, तो वो अपने को पूरा ढक के रखते थे, पूरा मतलब ऊपर से नीचे बालू जैसे सर में ना जाए उसके लिए बाल पे। अभी भी जो औरतें, उनकी सभ्यता में जो बात आ गई, वो उनका रहन सहन का ही जो तरीका था वो डेवलप होते अब उनकी संस्कृति में आ गई है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। इसका क्वेश्चन आंसर का क्लास मैं 1-2 दिन में लेके आऊँगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।